वेलकम टू प्रॉपर्टी गुरु। स्वागत है आपका इस शो में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। प्रॉपर्टी की सभी जरूरी जानकारी के साथ हम इस शो में आपको देंगे आपके प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से जुड़े सारे सवालों के जवाब। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है JLL के इंडिया हेड मिड मार्केट मोहम्मद असलम। असलम साहब, बहुत स्वागत है आपका। इससे पहले कि मैं सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूं, सबसे बड़ी चीज़ जो हमने अभी लेटेस्ट होते हुए देखी है वो है GST काउंसिल का बड़ा ऐलान कि अब उन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग पर जो GST की दर है घटाकर 1% कर दी है और नॉर्मल कैटेगरी के लिए इसे घटाकर 5% कर दिया गया है। कितनी बड़ी राहत है इफ एट ऑल? पहले तो कंज्यूमर के एंगल से जानना चाहूंगी, फिर बिल्डर्स के लिए। देखिए, इसमें कहने के लिए यही अच्छा रहेगा कि कुछ नहीं से कुछ अच्छा है। सो डेफिनेटली एक अच्छा मूव है गवर्नमेंट का और इससे डेफिनेटली रियल एस्टेट एज अ होल इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा होगा। तो उसमें कंज्यूमर्स भी हैं और डेवलपर्स दोनों के लिए ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, ज़रूर है कि अभी भी अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ ही ज़्यादा ध्यान है, लेकिन आई थिंक उससे बड़ा मूव मुझे लगता है 12% से जो नॉर्मल कैटेगरी का 12 से 5 किया है वो बहुत फ़ायदा करेगा। क्योंकि नेहा जी क्या लग रहा था अभी मोस्टली अगर हम नॉर्मल कैटेगरी की बात करें तो उसमें क्या था कि जब भी जो सेल्स हो रही थी वो ज़्यादातर या तो आपकी लॉन्च पे होती थी या फिर सीधा कंप्लीशन के बाद हो रही थी। और वो लोग करते थे GST अवॉइड करने के लिए। एक्चुअली जब लॉन्च कर रहे हैं तो उस टाइम तो विद अदर कॉस्ट GST को डाल के EMI में एक तरह से बन के आप कर लेते थे। लेकिन जब एक बार प्रोजेक्ट 60% या 70% कंप्लीट हो जाता था वहाँ पे सारे डेवलपर स्ट्रगल कर रहे थे। क्योंकि अगर आप एज अ कंज्यूमर वहाँ जाते हैं और आपको लगता है कि अभी 70% कंप्लीट है और अभी मुझे अगर मैं 4-5 महीने वेट कर लूँ तो मुझे GST नहीं देना पड़ेगा क्योंकि रेडी प्रॉपर्टीज पे GST नहीं था, तो वो सेल्स बहुत हिट कर रही थी। तो बहुत सारी फंडिंग रिफाइनेंसिंग जो हम देख रहे थे, फाइनेंसिंग वो लास्ट माइल फंडिंग के लिए बहुत हो रहा था। और अभी NBFC का जो फियास्को हुआ था उस चक्कर में वो भी मिलना बंद हो गया था। तो ये डेवलपर्स के लिए बहुत राहत की बात है। कंज्यूमर्स के लिए राहत की बात इसलिए है क्योंकि फिर वो अभी भी, क्योंकि अगर वो रेडी प्रॉपर्टी के लिए जाते थे तो डेवलपर ज्यादा ही उन्हें चार्ज करते थे। तो अभी भी वो अंडर कंस्ट्रक्शन के रहते रहते उनको जो बेनिफिट है वो मिल सकता है। ओके, तो एक तरह से कह सकते हैं विन विन सिचुएशन है, विन-विन सिचुएशन है, थोड़ी बहुत राहत भी है। लेकिन ये बताइए कि किन शहरों के लिए, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर जो परिभाषा रखी है अफोर्डेबल हाउसिंग की उसमें भी उन्होंने बदलाव किया है। 90 स्क्वायर मीटर नॉन मेट्रो के लिए, 60 स्क्वायर मीटर मेट्रो शहरों के लिए। जब हम मुंबई की बात करते हैं, राजधानी दिल्ली की या बंगलुरु हैदराबाद जैसे बड़े बड़े शहरों की बात करते हैं, वहाँ के घर खरीदारों को कितना फायदा होगा? ये जो बाकी टियर 3, टियर 2, टियर 3 सिटीज हैं, क्या यहाँ पर कुछ बात बनती हुई दिख रही है? अगर इन्होंने ये डेफिनेशन अलग की है, कोई फायदा मिलता दिख रहा है? देखिए, उनका जो मेन इंटेंशन था उसे नॉन मेट्रो में 90 स्क्वायर मीटर्स करने का, वो ये था कि ज्यादा से ज्यादा वो अफोर्डेबल हाउसिंग की गैमेट में आ जाए और उनको जो GST का फायदा वो मिल जाए। बाकी जो एक अफोर्डेबल हाउसिंग को एक इंफ्रा का स्टेटस मिला हुआ है उसके रिलेटेड भी उनको लोन्स वगैरह इजीली मिल जाए। उसके साथ साथ 45 लाख बस वो उन्होंने फिर क्या किया है कि उन्होंने वो कैप रख दिया है दूसरा कि आप 45 लाख तक के अंदर होने चाहिए अफोर्डेबल। मेट्रो शहरों में तो वो मुंबई जैसे शहर या बैंगलोर या आप NCR की बात करें तो वो चीजें इसमें से निकल जाती हैं। क्योंकि देन आप अगेन अगर मुंबई का एग्जांपल लेके बात करें तो फिर आप अभी भी जो घर है अफोर्डेबल हाउसिंग वो आप कल्याण या डोंबिवली एंड बियॉन्ड ही ले सकते हैं, या फिर आप विरार और वसई की तरफ ले सकते हैं, बिकॉज वहाँ आपको 1 BHK या 2 BHK तक भी कॉम्पैक्ट मिल जाएगा उसमें। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा और इसमें काम किया जा सकता था, या 45 का लिमिट बढ़ा के थोड़ी बढ़ा सकते थे तो आई थिंक दोनों तरफ से हो जाता था। पर मुझे लगता है कि अभी आया है, गवर्नमेंट ने इस बारे में सोचा होगा तो डेफिनेटली कुछ और इसके क्लैरिफिकेशन निकलेंगे तो और चीजें क्लियर होंगी आने वाले दिनों में। चलिए, क्लैरिटी आगे निकल कर आएगी तब तो और स्थिति साफ होगी कि आपको कितना फायदा होने वाला है। लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट अधिकतर जानकार यही मान के चल रहे हैं कि कुछ राहत देने की कोशिश की गई है और आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एक तीर से दो निशाने, कंज्यूमर्स को भी फायदा पहुंचाने की कोशिश की है और जो बिल्डर्स की दिक्कतें थी, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज की जो इन्वेंट्री बढ़ती चली जा रही थी उसको हल्का करने में काफी हद तक मदद मिलेगी। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पुणे से पहला सवाल है और प्रकाश वाइकर जी जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी नमस्ते। नमस्ते मैम। सर अपना सवाल पूछिए। या मैम, मेरा प्लॉट है 27 स्क्वायर फुट का नियर विमान नगर पुणे में। 2700 डेवलप करना 2700 स्क्वायर फुट जी। और मुझे वो डेवलप करना है तो मेरी बिल्डर से बात हुई। बिल्डर ने मुझे ऑफर किया है 55-45 रेशियो के हिसाब से जी।
और एक चीज है जो मुझे लग रही है कि अगर मैं खुद डेवलप करता हूँ तो ये ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा मेरे लिए, बट द प्रॉब्लम इज कि इतना मैं जुटा पाऊंगा या नहीं। जितना अभी मुझे उसने बोला है कि अराउंड 80-90 लाख तक आपको खर्चा आ सकता है। पुणे में ये विमान नगर है, राइट, एयरपोर्ट के पास? हाँ, एयरपोर्ट के पास प्रॉपर्टी है और मेट्रो का काम भी चल रहा है वहाँ पे, तो मेट्रो आने के चांसेस है वहाँ पे। असलम साहब, ये जो विमान नगर पर्टिकुलरली एरिया है, वैसे भी काफी पॉश प्रीमियम एरियाज में आता था, और जब से वो रास्ता खुला है, न्यू एयरपोर्ट रोड का रास्ता खुला है, जिस ठीक बगल में एयरपोर्ट आ गया है, उसकी वजह से तो इतनी भीड़ वहां बढ़ गई है, एंड इन ऑल इन गुड सेंस। इनके पास अच्छी खासी क्रीम प्रॉपर्टी वहां पर पड़ी है। अब जो इनकी उलझन है वो जरा सुलझा दीजिए। देखिए, आपका जो इंडिविजुअल डेवलप, पहले उस पर ही बात करते हैं कि इंडिविजुअल डेवलप करने की जो बात है उसमें डेफिनेटली आपको फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक बिल्डिंग को आपको करने के लिए, जैसे आपको डेवलपर ने आपको एस्टिमेट भी दिया कि 80-90 लाख लगेगा या 1 CR तक आप समझ सकते हैं, तो वो अगर आपके पास है और आपके पास नॉलेज है, क्योंकि एक बिल्डिंग बनाने में काफ़ी चीज़ें लगती हैं, एक आर्किटेक्ट का काम लगता है कि बिल्डिंग का किस तरह से लेआउट होगा, किस तरह से बनेगी, जो अप्रूवल्स लगते हैं वो आपको PMC में जाके लेने पड़ेंगे, उसके क्या प्रीमियम्स हैं, क्या आप बनाएंगे, वो सब अगर आप करने की क्षमता रखते हैं या आपके अंदर वो सारी सलाहियत हैं, तो डेफिनेटली आपको खुद कर लेना चाहिए ये। लेकिन उसमें ये चैलेंजेस हैं, एक तो अप्रूवल्स आपको लाने पड़ेंगे, एक आर्किटेक्ट के साथ आपको प्रॉपर बनाना पड़ेगा। सेकेंडली, अगर आपके पास 1 CR नहीं है तो आप बीइंग इंडिविजुअल आपको लोन भी इस पर नहीं मिलेगा, जैसे जो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस मिल जाता है। तो अगर वो 1 CR या जो भी इसका खर्चा आप खुद उठा सकते हैं और आपके पास ये सारे अप्रूवल्स वगैरह लाने के लिए भी आपकी कैपेबिलिटी है, तो मुझे लगता है तो आपको खुद करना चाहिए। अदरवाइज आपको जो डेवलपर ने ऑफर दिया है उससे आप अगर थोड़ा, क्योंकि आजकल काफी महंगा हो गया है कंस्ट्रक्शन करना, तो डेफिनेटली उसका काफी पैसा लगेगा, और उस इलाके में खास तौर से उस इलाके में, लेकिन इनको सेल अच्छा मिल जाएगा वहाँ। तो मुझे लगता है कि वो 45-55 अच्छा ऑफर है, क्योंकि अगर बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जो चल रहा है रेट, वो अराउंड 38 से लेके 40 के बीच में चल रहा है JVs का, जो आपको 45 मिल रहा है, चाहिए तो आप और थोड़ा और नेगोशिएट कर लीजिए। पर मुझे जो मैंने आपको बोला है, अगर आपकी कैपेबिलिटी है तो खुद कीजिए, अदरवाइज डेवलपर का ऑफर अच्छा है आपका। ऑलराइट, चलिए प्रकाश जी, ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे लोकेशन में आपने यहाँ डेवलपमेंट की सोची है। पार्टनरशिप आपके लिए एक हर तरह से बेहतरीन बेट दिख रही है, बट ऑफ कोर्स फाइनल कॉल आपका होगा। पुणे से ही अजिंक्य कुडाले हमारे साथ अपने फोन लाइन पर। अजिंक्य जी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मैंने प्रॉपर्टी ली है विमान नगर में, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, ओके, ऑफिस स्पेस है, जिसका ROI अप्रोक्सीमेटली 8% आ रहा है अभी। हाँ, तो मैं इसको री इन्वेस्ट करूँ कई दूसरे लोकेशन में जहाँ पे मुझे पैसिव इनकम अच्छा आना चाहिए आफ्टर 10 ईयर्स, लॉन्ग होराइजन है देखने का। तो ये आप पुणे में ही रिलोकेट करने का सोच रहे हैं कि कोई और शहर आप टारगेट कर रहे हैं? और शहर भी चल सकता है मैम, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई शहर सोचे हैं आपके दिमाग में है? बैंगलोर या फिर हैदराबाद, जहाँ पे IT बूमिंग अच्छा चल रहा है स्टार्टअप्स के लिए। ओके, असलम जी। जी, ये आपने कहाँ इन्वेस्ट किया है विमान नगर में? जो चेंबर्स करके पंचशील का है एक बिल्डिंग, 2010 का कंप्लीशन डेट था। 2010 में जो कंप्लीट हुआ है उनका। यस, पर मैंने सेकंड हैंड प्रॉपर्टी खरीदा था। देखिए, वो प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छा है और मुझे लगता है आपको आज की डेट में ये 8% का रिटर्न काफ़ी अच्छा है, बिकॉज कमर्शियल प्रॉपर्टी में अगर ओवरऑल पूना की बात करें तो 7-7.5 के अराउंड है। 8% बहुत ए ग्रेड प्रॉपर्टीज में है, क्योंकि ये पंचशील का प्रॉपर्टी है, तो आई एम श्योर इसलिए आपको वो रेट मिल भी रहा है इसमें। लेकिन बस वही है कि जैसे आपने बोला 2010 की बनी हुई बिल्डिंग है, 8 ईयर्स हो चुके हैं, तो अभी उसका इफ कंपेयरिंग टू अदर दूसरी जगह कंपेयर करें अगर बिल्डिंग से, तो पुरानी हो गई है और फ्यूचर में हो सकता है इसके रेंटल उस हिसाब से ना बढ़े जो आप देख रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर आपको इसका अच्छा भाव मिल रहा है और सामने आपको अच्छी प्रॉपर्टी मिल रही है, बैंगलोर और हैदराबाद दोनों सिटी आपने जो चुनी है वो बहुत अच्छी हैं, दोनों में IT बूम है, दोनों में कमर्शियल भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो अगर आपको सामने अच्छी प्रॉपर्टी मिल रही है तो आप तब जाइए, अदरवाइज पूना में भी आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो आई थिंक विमान नगर पे VIP रोड पे 2-3 कमर्शियल आ रहे हैं। हाँ। तो अगर आप वहाँ पे थोड़ी सी ड्यू डिलिजेंस करेंगे या विमान नगर के आसपास या खराड़ी में करेंगे, तो आपके बजट में जो आपको इसमें मिल सकता है, वहाँ पे भी आपको अच्छी प्रॉपर्टीज मिल सकती हैं और जो आपको रिटर्न्स है वो भी अराउंड सेम ही रहेंगे।
तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा सोच समझ के इस पे करना चाहिए, बिकॉज आपको अभी काफ़ी अच्छा डील है आपके हाथ में जो आपको मिल रहा है रेंटल्स, तो सोच समझ के आप दूसरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिएगा। वेरी वेल, चलिए इसी नोट पर लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए प्रॉपर्टी गुरु के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है JLL के इंडिया हेड मिड मार्केट मोहम्मद असलम साहब। सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, तो मुंबई का रुख करते हैं। सुनील गोंडल हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। सुनील जी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। हेलो मैम, थैंक्स फॉर कंसीडरिंग माय क्वेश्चन। यू आर वेलकम। मेरा एक सवाल था, आई एम प्लानिंग टू बाय 2 BHK इन थाने। अच्छा, तो मैंने 2-4 लोकेशंस आइडेंटिफाई किए, कोलशेत रोड एंड घोड़बंदर रोड। ओके, तो जस्ट वांटेड टू नो अबाउट फ्यू प्रोजेक्ट्स, जैसे विजय ओरोविया है घोड़बंदर रोड का, एंड कोलशेत रोड पे कल्पतरू प्रोजेक्ट है एंड पिरामल है। पिरामल वैकुंठ, राइट? या ओके, आपका बजट क्या है? बजट इज अराउंड 1.2 CR। ओके, 1.2 CR। और ये जितने भी प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, कल्पतरू, मेंसा, पिरामल वैकुंठ, ये सब 2 BHK में मैंने देखा है कि 1.25 करोड़ से 1.25 करोड़ के बीच में ही है। कौन सा प्रोजेक्ट चुने? देखिए तीनों ही नामी डेवलपर्स हैं, पिरामल, लोढ़ा या कल्पतरू, और तीनों के ही प्रोजेक्ट्स काफी अच्छे हैं। पिरामल अभी एंट्री किया है वहाँ, और कल्पतरू और लोढ़ा पहले से उधर है, राइट। और लोढ़ा काफी अच्छा प्रोजेक्ट भी वहाँ बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज की डेट में आपके पास एक बजट है, आज की डेट में डेवलपर्स बहुत कीन है कि उनकी इन्वेंट्री बिके, तो आपके पास अच्छा ऑप्शन है कि अच्छा नेगोशिएट करने का। मुझे लगता है अगर आपको तीनों प्रोजेक्ट, बिकॉज तीनों प्रोजेक्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तीनों में से किसी को भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि तीनों की अच्छी आपको डिलीवरी मिलेगी, आपको जो क्वालिटी मिलेगी या एमिनिटीज होंगी वो सब तीनों में अच्छी हैं। घोड़बंदर रोड काफ़ी डेवलप हो गया है, उस पूरे एरिया में कनेक्टिविटी टू अदर पार्ट्स ऑफ मुंबई बहुत अच्छी है उसकी। तो मुझे लगता है कि चॉइस आपकी है, आप अच्छा नेगोशिएट कर सकते हैं आज की डेट में, बिकॉज अगर आपका बजट है और आपका इंटेंशन है खरीदने का, तो डेफिनेटली ये बायर्स मार्केट है। आप जाइए, डेवलपर के साथ बैठिए, और मुझे लगता है तीनों में जो आपको बेटर लगता है आपके फ्यूचर रहने के लिए जैसे भी, तो मुझे लगता है आपको अच्छी उसमें अच्छी डील मिल सकती है, तो आपको क्लोज करना चाहिए। चलिए, तो यहाँ दिक्कत की बात नहीं है, बस इनको एक तरह से चिट उठानी है कि कौन सा प्रोजेक्ट ले, क्योंकि बजट तो इनका अच्छा खासा है। वेरी वेल, चलिए अब अशोक कुमार श्रीवास्तव ने हमें ईमेल के जरिए अपना सवाल भेजा है। बंगलुरु में रिहायशी प्रॉपर्टी देख रहे हैं, सरजापुर रोड आर्यन गोल्डन एरिना प्रोजेक्ट में 3 BHK देखा है। अब वो जानना चाह रहे थे कि ये इलाका कैसा है, डेवलपर कैसा है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये प्रोजेक्ट किस प्रकार का है। एरिना प्रोजेक्ट के बारे में हमने देखा है, काफ़ी अच्छा है ये आर्यन गोल्डन का। और मुझे लगता है उसमें जो एमिनिटीज़ दे रहे हैं विद द प्राइसिंग जो उन्होंने निकाला है उस प्रोजेक्ट के लिए, वो काफ़ी अच्छा है। तो आप नाम लीजिए और वो एमिनिटीज़ उसमें अवेलेबल है, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल और बैडमिंटन एंड टेनिस कोर्ट्स एंड ऑल। कनेक्टिविटी कैसी है? कनेक्टिविटी सरजापुर में है, तो सरजापुर से कनेक्टिविटी अदर पार्ट ऑफ द सिटी में बहुत अच्छी है, टुवर्ड्स मॉल। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह डेवलप्ड है। सरजापुर अपने आप में एक डेस्टिनेशन बन गया है अभी, और कनेक्टिविटी उसकी अदर पार्ट्स ऑफ या तो वो रिंग रोड से हो या वैसे हो, बहुत अच्छी है। क्योंकि अभी जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है बैंगलोर में, उस हिसाब से उसका ये लोकेशन काफ़ी स्ट्रैटेजिक है, उसे कनेक्टिविटी दूसरे जो पार्ट्स हैं बैंगलोर के वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो मुझे लगता है प्रोजेक्ट अच्छा है आपका, और अगर इसके बारे में बाकी जानकारी चाहिए अप्रूवल्स के बारे में, वो थोड़ा क्लियर कर लीजिए कि अप्रूवल्स सब टाइमली हैं या व्हाट उन्होंने डेट क्या दिखा है डिलीवरी का, वो सब आपको रेरा वेबसाइट में मिल जाएगा। और सरजापुर ऐसा एरिया है जहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े डेवलपर्स हैं जिनके प्रोजेक्ट्स वहाँ आ रहे हैं। अच्छा। तो अगर आपने और देखना है तो डेफिनेटली बहुत ऑप्शन भी अवेलेबल है। अच्छा। तो मुझे लगता है थोड़ा रेरा का हेल्प लीजिए और थोड़ा और आप देख लीजिए, अदरवाइज प्रोजेक्ट में कोई इशू नहीं है। अच्छा, प्रोजेक्ट में दिक्कत नहीं है, एरिया अच्छा है, डेवलपर नामी है, लेकिन आप अपनी तसल्ली के लिए ऑफ कोर्स, क्योंकि आप 3 BHK ले रहे हैं, मोटा पैसा अपनी गाड़ी कमाई डाल रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको क्रॉस चेक करना तो बिल्कुल यहाँ बनता है। इसी नोट पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा।